बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड CSS PMS एस्पायरेंट्स। वेलकम टू आवर फ़िलासफ़ी सीरीज़। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। थोड़ी तबीयत नासाज होने की वजह से काम काफ़ी स्लो डाउन हो गया था, लेकिन बहरहाल वेट इज़ ओवर। आज हम मॉरल फ़िलासफ़ी को स्टार्ट करने जा रहे हैं और देखेंगे कि इसमें किस किस्म के सवालात किए जाते हैं और किस किस फ़िलासफ़र ने क्या-क्या ओपिनियन दी है इस बारे में, क्या उन्होंने अपनी फ़िलासफ़ी को बयान किया है। तो आज का ये जो हमारा लेक्चर है ये एथिक्स के हवाले से है। एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जिसमें हम जानेंगे कि एथिक्स दरअसल है क्या? इसमें किस किस्म के सवालात किए जाते हैं? क्या-क्या इश्यूज़ पाए जाते हैं? क्या डिबेट्स हैं इस हवाले से? तो जो मोरालिटी है, इसको आप एथिक्स भी कहते हैं। इसका जो मतलब है वो ये है कि आप ये जानें कि सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। एथिक्स दरअसल ग्रीक वर्ड है, एथोस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है करैक्टर। जबकि जो मोरालिटी है ये एक लैटिन वर्ड है, मोरालिस। इसका मीनिंग कस्टम्स और मैनर्स हैं। तो इस हवाले से बहुत से क्वेश्चंस किए जा सकते हैं फ़िलोसॉफ़िकली, लेकिन अगर हम बुनियादी तौर पर देखें तो कुछ ये सवालात हम कर सकते हैं। क्या हर जो अच्छाई है, जिसे हम अखलाकी तौर पर अच्छाई कहते हैं, क्या हर अच्छा काम हमें खुशी देता है या देगा? क्या इसमें किसी किस्म की एक्सीलेंस इन्वॉल्व है? फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अच्छा काम है या अच्छाइयाँ हैं हमारे मुआशरे के अंदर, वो हमें हमारे अंदर हम आहंगी पैदा करती हैं? क्या अच्छाई जो है, ये हमारे अंदर क्रिएटिविटी को क्रिएट करने में कोई अहम किरदार अदा करती हैं कि नहीं करती? क्या ये पॉसिबल है कि हम बिल्कुल ही एमोरल हो जाएँ? कि हमारे अंदर से बिल्कुल ही मोरालिटी ख़त्म हो जाए, क्या ऐसा मुमकिन है? अच्छा, एक एग्ज़ाम्पल दी जाती है, एक पेन है। अब ये एक नॉन लिविंग बीइंग है। अब क्या पेन अपने आप में, अपनी ज़ात में क्या मॉरल या इमोरल हम कह सकते हैं? ज़ाहिर बात है हम नहीं कहते, लेकिन जब हम उसी कलम को किसी वेपन के तौर पर, किसी मकसद के लिए यूज़ करते हैं, तो इसलिए वो मोरालिटी के दायरा-ए-कार के अंदर शामिल हो जाता है। अब अगर हम बात करें इम्पोर्टेंस की कि क्यों इतनी हमें ज़रूरत है, इतनी अहमियत है, हमें अखलाकियात क्यों चाहिए? इसमें हमें बुनियादी तौर पर 3 चीज़ें नज़र आती हैं। एक तो स्कूल ऑफ थॉट ये कह सकता है कि इससे हमारी जो सेल्फ इंटरेस्ट है वो एनलाइटन होती है, बेहतर हो जाती है जब अब मोरालिटी के दायरा कार के अंदर हमारी जो इंटरेस्ट है वो काम करे। दूसरा ये कहता है कि हमारी चूँकि रवायात हैं या हमारा जो कानून है वो हमें ये कहता है कि हम इस दायरे के अंदर रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रैफ़िक लॉज़ हैं, इसके अंदर हमने रहना है, तो हमें लिहाज़ा जी इस पे काम करना पड़ेगा, हमें इस तरह अमल करना पड़ेगा। तीसरी जो अहम है वो ये है कि हमारे गोल्स, हमारी नीड्स, हमारी डिज़ायर्स वो सब शेयर्ड हैं। एक इंसान को दूसरे इंसान की ज़रूरत पड़ती है अपनी लाइफ के अंदर, एक अकेला इंसान क्या करेगा? तो इसलिए हमें मोरालिटी की ज़रूरत पड़ती है ताकि बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुज़ारी जा सके। लेकिन मसला जो आता है वो इस सवाल पे आता है, इस बात पे जो डिबेट क्रिएट होती है कि भाई मयारात क्या होंगे? स्टैंडर्ड्स क्या होंगे? किस बेस पे आप कहेंगे कि भाई ये एक चीज़ ठीक है और ये जो चीज़ है ये गलत है? तो एक बहुत बड़ी डिबेट होती है 1992 में फ्लोरिडा में, एक बेचारा बच्चा पैदा होता है। उसका जो माइंड है, ब्रेन है, वो पार्शियली या कंप्लीटली वो नहीं होता है, एब्सेंस होता है। तो ये बात क्रिएट होती है कि उसके जो ऑर्गन्स हैं, डॉक्टर कहते हैं कि उसको हम निकाल लें और वो ऑर्गन हम किसी और को दे दें। उस बच्चे को एज़ अ डोनर हम समझ लें। उसको उसकी जो लाइफ़ है, वो तो जानी ही जानी है। एक टाइम पे उसने जो है उसकी डेथ हो जानी है। तो क्यों ना हम उसके जो ऑर्गन्स हैं, उसका सही इस्तेमाल कर लें और उनको किसी को डोनेट कर दिए जाएँ। तो यहाँ पे एक तो क्वेश्चन ये राइज़ होता है पर्सनल ऑटोनॉमी का कि देखें यार, उस बंदे की मर्ज़ी ही शामिल नहीं है कि उसके ऑर्गन किसी और को दिए जाएँ।
तो आप ये कैसे फैसला कर सकते हैं किसी और बंदे के लिए, यानी कि एक इंसान को क्या हक है कि वो दूसरे इंसान को इस्तेमाल करे अपने मकसद के लिए, उसकी ऑटोनॉमी के बगैर। तो फिर इसके अलावा मोरालिटी और फिर रीज़न की डिबेट क्रिएट हो जाती है कि फैक्ट्स कुछ और कहते हैं, ह्यूमन प्रेजुडिस कुछ और है। डॉक्टर्स कहते हैं कि यार देखें, उस बंदे को कॉन्शियसनेस ही उसके पास नहीं है, वो पूरा इंसान है ही नहीं, वो तो एज अ गिफ्ट है, जैसे बिल्कुल बने बनाए ऑर्गन्स हमें मिल गए हैं और हम उनको इस्तेमाल में लाएं किसी दूसरे इंसानों के लिए। तो इसमें मोरालिटी को ना आप घसीटें दरमियान में, अपनी रीज़न का, अपनी रैशनैलिटी का इस्तेमाल करें, फैक्ट्स को देखें भाई, प्रेजुडिस को छोड़ें। तो इसके लिए हम 3 प्रिंसिपल अपने सामने रखें कि हर जो ज़िंदगी है वो मुक़द्दस है, किसी को किसी के लिए कत्ल नहीं किया जा सकता। ये गलत है कि आप डिस्क्रिमिनेट करें उसको जो कि हैंडीकैप्ड है, मतलब कोई पूरा इंसान नहीं है, तो क्या इसका मतलब ये है कि हम उसको मार दें? तो ये गलत है, ये मोरालिटी के भी खिलाफ है और ये बिगाड़ पैदा करेगा सोसाइटी के अंदर। इस तरह के सवालात क्रिएट होते हैं और यही इम्पार्शियलिटी की रिक्वायरमेंट भी है। तो अगर हम एथिक्स को डिफ़ाइन करना चाहें तो ये एक सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स हैं। ये मॉरल वैल्यूज़ का आप इसको बाकायदा एक सिस्टम कह लें या थ्योरी कह लें। रसल इसको एक कॉग्निटिविस्ट होके देखते हैं कि अगर आपने एक स्टेटमेंट दिया कि एक्स इज़ गुड, कोई चीज़ अच्छी है, तो वो किस बुनियाद पर देख रहे हैं कि आप अच्छी है? वो इस बुनियाद पर अच्छी होगी कि उसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है, वो किस हद तक सच्ची है या किस हद तक झूठी है। उस हिसाब से आप कहेंगे कि ये सही है या गलत है, अच्छी है या बुरी है। उसमें आपकी ओपिनियंस या इमोशंस शामिल नहीं किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू रसल। अच्छा, अगर हम अप्रोचेस की बात करें, टाइप्स ऑफ मोरालिटी आप इसको कह लें, इसमें सबसे पहले हमारे पास ये साइंटिफिक या डिस्क्रिप्टिव या अप्लाइड मोरालिटी, जिसमें हम स्पेसिफिक कंट्रोवर्शियल जो मॉरल इश्यूज हैं उनको एनालाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल अबॉर्शन है, एनिमल राइट्स हैं, यूथनेशिया है, जिसे मर्सी किलिंग कहते हैं, कि एक बेचारा बंदा है, उसकी जान नहीं निकल रही, तड़प रहा है, तो उसको इंजेक्शन लगाओ जी, ख़त्म करो आसानी से। फिर इसके अंदर मज़ीद इसको सब फील्ड के अंदर डिवाइड कर दिया गया है कि बिजनेस एथिक्स अलहदा हैं, मेडिकल एथिक्स अलहदा हैं, इनके हर फील्ड के अंदर मोरालिटी जो है वो हमें नज़र आती है। दूसरे नंबर पे जी है मेटा एथिक्स। देखिए, अगर आपको मेटा की अंडरस्टैंडिंग है ना, तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। मेटा एथिक्स में हम चीज़ों के चूँकि इनसाइड उसके नेचर को देखते हैं, तो इसमें हम मॉरल सेमेंटिक्स से लेके मॉरल एपिस्टेमोलॉजी के जितने भी इश्यूज़ हैं वो सारे मेटा एथिक्स में इन्वॉल्व होंगे। सेमेंटिक्स कहते हैं इल्मुल मुआनी। देखें, किसी भी लफ्ज़ का एक से ज़्यादा मीनिंग होना पॉसिबल है और फिर मीनिंग भी बदलते रहते हैं सिचुएशन के हिसाब से। एक लफ्ज़ अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वो सिचुएशन के हिसाब से बदल भी सकता है। फिर जो अखलाकियात की जो एपिस्टेमोलॉजिकल लेवल पे हम उसको उसकी चेकिंग करते हैं, तो वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं अखलाकियात, कहाँ पे ख़त्म होती है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं। 2 तरह के इसमें इश्यूज़ इन्वॉल्व होते हैं जिसमें मज़ीद फ़र्दर डिबेट्स की जाती हैं। पहला सवाल ये क्रिएट होता है कि क्या जो मोरालिटी है ह्यूमन से इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। इसमें मज़ीद 2 स्कूल ऑफ थॉट आ जाते हैं। कोई कहते हैं जी रिलेटिव है, कोई कहते हैं जी ऑब्जेक्टिव है, कि यूनिवर्सल है जी, इसमें ह्यूमंस की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी नहीं है। ये पहले से तयशुदा है जी, ये चीज़ें, मोरालिटी जो है ये एग्जिस्ट करती ही करती है। फिर साइकोलॉजिकल इश्यूज़ की अगर आप बात करें, उसमें ये देखा जाएगा कि हर इंसान की चूँकि मेंटल एबिलिटी एक तरह नहीं है, चेंज है, मॉरल जजमेंट भी एक तरह की नहीं होती। तो वो सारी चीज़ें देखी जाएँगी कि वो साइकोलॉजिकली अगर एक चीज़ को कोई एक इंसान सही कह रहा है, तो किस बुनियाद पर सही कह रहा है। उसमें क्या उसकी ईगोइज़्म तो इन्वॉल्व नहीं है, उसमें कोई अपनी उसकी सेल्फ इंटरेस्ट तो शामिल नहीं है। अल्ट्रुइज़्म, क्या वो जज़्बा-ए-एहसास, जज़्बा-ए-कुर्बानी के तसव्वुर के साथ एक चीज़ को सही कह रहा है कि नहीं कह रहा।
फिर वो जो हमने बात की कि रीज़न और इमोशन की डिबेट आती है। इंसान में मेल और फीमेल इन दोनों की जजमेंट में फ़र्क नज़र आएगा। तो ये सारी चीज़ें ही मेटा एथिक्स में शामिल हैं। इसमें तीसरे नंबर पे जी हमारे पास नॉर्मेटिव एथिक्स आ जाते हैं, हमारी नॉर्म्स आ जाती हैं। जैसा कि सोक्रेटिस ने कहा था कि हाउ आर्ट वी टू एक्ट, इसमें फैक्ट नहीं देखा जाता। यानी कि अगर कोई एक्ट, कोई अमल हो रहा है, वो किस कैसा हो रहा है वो नहीं, वो कैसा होना चाहिए उस चीज़ को देखा जाता है नॉर्म्स के हिसाब से। तो इसमें मज़ीद जो है वो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, राय अलग-अलग हमें मिलती हैं। जो विर्चू वाले हैं वो नेकी समझ के करते हैं कोई भी काम है, तो जो ड्यूटी वाले हैं वो ड्यूटी समझ के करते हैं। अगर वो नहीं विर्चू पे, नेकी बदी पे यकीन नहीं रखते, तो वो एज आ ड्यूटी समझ के कि हमें ये माशरे के लिए ज़रूरी है, लिहाजा हम इसको करेंगे। फिर जो कॉन्सिक्वेंशलिस्ट जो हैं वो देखते हैं कि अगर किसी एक एक्ट का नतीजा ठीक है तो वो एक्ट ठीक है। हम इसको मज़ीद हम इन तमाम चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो अगर हम मोरालिटी के ओरिजिन की बात करें तो हमें बुनियादी तौर पर दो ही इसके ओरिजिन मिलते हैं, एक ऑब्जेक्टिव, दूसरा सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का एक तो मीनिंग हम लेते हैं फिजिकल एविडेंस के हवाले से, सब्जेक्टिव का जो फिजिकल जिसका एविडेंस अवेलेबल नहीं होता। लेकिन अगर हम सेंटेंस की बात करें इंग्लिश के अंदर तो हमें ऑब्जेक्ट को किस नज़र से देखते हैं, सब्जेक्ट को किस नज़र से देखते हैं, वो भी एक मानी है। लेकिन यहाँ पर इसको यूनिवर्सैलिटी के एंगल में देखा जा रहा है कि जो ऑब्जेक्टिविटी है वो ये है कि डिफाइंड चीज़ें हैं। चाहे वो कोई ये कहे कि कोई सुपर नेचुरल बीइंग है या खुदा है, उससे हमें वैल्यूज़ मिली हैं, या कोई कहे कि ये नेचर का ही एक फैब्रिक है, ठीक है, इसको इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग भी कह सकते हैं। लेकिन जो सब्जेक्टिव के मानने वाले हैं वो कहते हैं कि अगर इंसान है तो वैल्यूज़ हैं, अगर इंसान नहीं है तो वैल्यूज़ भी नहीं है, और किसी चीज़ में हमें ये देखने को नहीं मिलती। लेकिन ज़ाहिर है इस पे भी बहुत क्वेश्चन किए जा सकते हैं, बहुत डिबेट की जा सकती है। अब देखें कि जो आर्ट हैं, वो जो चूंटियाँ हैं, उनमें एक डिसिप्लिन पाया जाता है। अब उन्हें कौन चला रहा है? अब कोई उन्हें फैब्रिक ऑफ नेचर कहे या सुपर नेचुरल बीइंग की तरफ से वैल्यूड कहे, लेकिन बहरहाल है तो इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो इस पे क्रिटिसिज्म ये की जाती है कि जो सुपर नेचुरल है वो तो फेथ पे बेस्ड करता है, और कौन सी वैल्यूज़ बेस्ट हैं और किस हवाले से बेस्ट हैं, कैसे बेस्ट हैं, ये सवाल किया जाता है। क्या जो नेचुरल मॉरल लॉज हैं वो एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते, उनका वजूद है या नहीं है, थ्योरी ऑफ लॉ ऑफ नेचर, उस पे हम बात करेंगे। और फिर ये सवाल किया जाता है कि क्या किसी चीज़ की वैल्यू हो सकती है अगर उसको वैल्यू देने वाला ही कोई ना हो। और फिर ये कहा जाता है कि क्या सारी की सारी वैल्यू ही सब्जेक्टिव हैं या नहीं। और इसमें फिर ये डिबेट आएगी कि जो वैल्यू है वो कहाँ से आती है। जो ऑब्जेक्टिव वैल्यू है, जो चीज़ की अपने आप में देखें, जो सोना है, जो गोल्ड है, उसकी अपने आप में वैल्यू है या हमने उसको वैल्यू दी है। फिर ये भी क्वेश्चन आएगा कि कोई चीज़ जब कम मिकदार में होती है तो उसकी वैल्यू कम ज़्यादा होती है, और जब कोई चीज़ ज़्यादा अवेलेबल होती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। इस तरह की डिबेट्स जो है वो जनरेट होती हैं। जो सब्जेक्टिव वैल्यू है वो कॉन्शियस बीइंग, वो जो इंसान है वो वैल्यू देता है किसी भी चीज़ को, क्योंकि सब्जेक्टिव थॉट यही कहती है ना कि इंसान है तो किसी चीज़ की वैल्यू है, अगर इंसान नहीं है तो वैल्यू नहीं है। और जो सिचुएशनल वैल्यू है वो ये है कि कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखा जाएगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है और किस चीज़ को मॉरल कहा जा रहा है या उसको वैल्यू दी जा रही है, उसको एथिक्स के दायरा कार के अंदर लाया जा रहा है। तो एथिक्स की जो एप्लीकेशन है वो 4 एरियाज़ में होती है, रिलीजन में, नेचर में, इंडिविजुअलिटी में और सोसाइटी में। इसके अलावा अगर हम एक और पर्सपेक्टिव में देखें तो हमें ट्रेडिशनल और रिफ्लेक्टिव मोरालिटीज़ नज़र आती हैं। मत जो ट्रेडिशनल है, जो रवायती है, वो तो जनरेशन टू जनरेशन चलती है, स्टैटिक रहती है। हम कहते हैं ना कि यार ये फ़लाँ काम है,
ये हमारी रिवायत के ख़िलाफ़ है, ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तो उसको चेंज नहीं किया जाता, उसको बरकरार रखा जाता है। लेकिन रिफ्लेक्टिव मोरालिटी के जो मानने वाले हैं, उसमें चीज़ें एनालाइज़ होती हैं, मोरालिटी जो है तब्दील होती है एज के हिसाब से। इसके अलावा यानी कि आप कह सकते हैं ये रिलेटिव है, इसमें चेंज आ सकता है, तो इसलिए इसको डायनामिक कहा जाता है। तो आखिर में अगर हम देखें कि मोरालिटी का लॉ और रिलीजन के साथ क्या एक कनेक्शन बनता है, तो ये बाज़ औक़ात ये ओवरलैप करती है, बाज़ औक़ात इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि कहाँ से बेस करती है मोरालिटी, कहाँ पे नहीं करती। तो बहरहाल इसका लॉ और रिलीजन के साथ ज़रूर कनेक्शन एक हमें नज़र आता है। अपार्थाइड जो एक सिस्टम था, अब वो इमोरल लॉज उस वक़्त प्रैक्टिस किए जाते थे, अब इसको मुख्तलिफ एंगल से देखा जाएगा। अब कोई कहेगा जी मोरालिटी चेंज होती है, इसलिए अपार्थाइड एक तरह की मोरालिटी थी और अब ऐसा नहीं होता, लिहाजा मोरालिटी चेंज हुई है। लेकिन इसी बात को, इसी एग्जाम्पल को ऑब्जेक्टिविस्ट इस तरह देखेंगे, वो कहेंगे कि भाई मोरालिटी नहीं थी, वो कानूनी तौर पर उसने कानून का एक शक्ल अख्तियार कर ली थी, लॉ की शक्ल अख्तियार कर ली थी, वो इमोरल था। हकीकतन वो चीज़ जो थी वो दुरुस्त नहीं थी, लिहाजा मोरालिटी जो है वो दर हकीकत ठीक है, दर हकीकत वो ठीक है, लेकिन अगर कोई इमोरल लॉज प्रैक्टिस किए जाते हैं तो वो चेंज हो सकते हैं, लॉज चेंज हो सकते हैं। और फिर इसके अलावा 5 वजूहात बयान की जाती हैं उनकी तरफ से, जो कि रिलीजन पे बेस्ड नहीं करते मोरालिटी को। वो कहते हैं कि जो सुपर नेचुरल एग्जिस्टेंस है वो ऑब्जेक्टिवली प्रूव नहीं है। फिर जो नॉन रिलीजियस पीपल हैं वो भी मॉरल हो सकते हैं, मोरालिटी पे बेस करने वाले जो लॉज बनाए जाते हैं उनको वो फॉलो करते हैं। ट्रैफिक लॉज एग्जांपल दी जाती है। इसके अलावा जो रिलीजियस फाउंडेशन है फॉर एथिक्स इज़ डिफ़िकल्ट टू एस्टैब्लिश, डिफ़िकल्ट हो जाता है किस बेसिस पे, कब, कैसे, क्या हुआ कि वो जो है उस पे हम बेस करें। पहले तो खुदा को प्रूव करना पड़ेगा ना, पहले तो रिलीजन को प्रूव करना पड़ेगा, ये वो उनकी तरफ से सवाल किए जाते हैं। विच रिलीजन वुड बी द बेस्ट एथिकली, ज़ाहिर बात है। फिर ये भी बताना पड़ेगा कि कौन सा रिलीजन दुरुस्त है और किस रिलीजन की जो अखलाकियात हैं, जो डिफाइंड रूल्स हैं वो ठीक हैं। एंड हाउ इट कुड बी शोन दैट वन रिलीजन इज़ बेस्ट, ये भी एक सवाल है। तो जी ये तमाम बातें थी जो बेसिकली मोरालिटी या एथिक्स में डिस्कस की जाती हैं, जो डिबेट्स की जाती हैं। फिर इसमें जो मुख्तलिफ फ़िलासफ़र्स ने फ़िलासफ़ी को बयान किया अपनी को, तो हम इंशाल्लाह वो डिटेल के साथ स्टडी करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। इसके साथ ही जी हमारा आज का लेक्चर ये एंड होता है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अपना बहुत सा ख्याल रखें। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।